दोस्तों, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग नॉर्म्स के बारे में जो किसी भी तरह के क्रेडिट असेसमेंट के बुनियाद है। तो आज हम जानेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये सभी शायद आपको काम करते करते पता चल गया होगा, मगर अकाउंटेंसी के टर्म्स नहीं मालूम। शुरू करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। ये हमें बताती है कोई भी ट्रांजैक्शन तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड होता है अगर उसका कोई कीमत हो। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमें बस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, लेकिन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रदान नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई आदमी अगर 5 साल किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करके 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है और अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें उनके 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन उनके पास जो 5 साल का तजुर्बा है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे अन्य जानकारी जैसे कि डिटेल्स ऑफ की पर्सनल, चेंजेस इन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्केटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलेगा, तो ये आपको अलग से कंपनी से मांगना पड़ेगा। फिर आती है एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमें बताती है कंपनी और उसकी मालिक बिल्कुल अलग एंटिटी है, तो इस वजह से दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। अगर किसी कंपनी को आप लोग लोन देते हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर फोकस करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कंपनी के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर, पार्टनर या शेयर होल्डर्स को व्हीकल लोन देते हो तो आपको उस व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, ना कि कंपनी के। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग जब भी कंपनी के लोन करते हैं तो उनके मालिक के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं। हमारे बैंक के गाइडलाइन में ऐसा बोला गया है। देखिए, आप जब भी कंपनी को लोन देते हो, बेचारे प्रोप्राइटर या पार्टनर के इंडिविजुअल या पर्सनल गारंटी भी लेते होंगे, इसलिए उनके फाइनेंशियल्स लेते हैं ताकि आपको पता चले उनका गारंटी आपके किस हद तक काम आएगी। अगर कोई प्रोमोटर अपना कोई ऑफिस प्रीमाइसेस लीज में खुद की कंपनी को देते हैं तो महीने का रेंट कंपनी के खाते में एक्सपेंडिचर और प्रोमोटर के खाते में इनकम माना जाएगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन में सीखे थे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जैसे नॉन सीए, नॉन एमबीए वालों को शायद ऐसे ही याद रखना चाहिए। अकाउंटेंसी के भाषा में हर क्रेडिट में एक डेबिट जुड़ा होता है एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंपनी के बैलेंस शीट। मान लीजिए कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की प्रॉफिट निकाली और उनके डायरेक्टर्स ने यह तय किया कि उसे कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में जोड़ना है। जैसे कि आपको मालूम है, बैलेंस शीट तो पहले से ही टैलिड था, अब इसमें ऐसे ही 10 लाख रुपए लायबिलिटी साइड में डालने से वो तो अनटैलिड बन जाएगा। फिर क्या किया जाए? 10 लाख रुपए का लायबिलिटीज एडजस्ट करने के लिए कंपनी को कुछ एसेट खरीदने की जरूरत है। अगर वो मशीन खरीदने का फैसला करती है तो उसका फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश करती है तो नॉन करंट एसेट, या फिर कुछ ना करके अगर बैंक अकाउंट में पैसा छोड़ देती है तो उसके करंट एसेट इंक्रीज होते हुए दिखेगी। द गोइंग कॉन्सर्न प्रिंसिपल, कंपनी अगर है तो वो हमेशा के लिए रहेगी, भले ही मालिक बदल जाए, नाम बदल जाए, नेचर ऑफ ऑपरेशंस भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में तो याद होगा, जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। इस साल का प्रोडक्शन कॉस्ट अगले साल किस उम्मीद से एडजस्ट की जाती है? इसी उम्मीद से की जाती है कि कंपनी रहेगी। अगर ऑडिटर्स को कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव रिमार्क्स करना है जिससे बिजनेस वाइंड अप होने का खतरा बन सकता है, तो वो अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र कर सकते हैं। इसे क्वालिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। अगर कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कोई प्लान है तो डायरेक्टर रिपोर्ट्स में इसका खुलासा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स को बोलिए इन सारे रिपोर्ट्स बैलेंस शीट के साथ जमा करें।
एक्रुअल कॉन्सेप्ट, ज्यादातर कंपनी उधार में कारोबार करती, मतलब सामान बना के एक बार अपने कस्टमर के नाम इनवॉइस जनरेट कर दी तो आगे जाके वो पैसा मिले ना मिले कंपनी के अकाउंट्स में उसे सेल्स या इनकम माना जाएगा। अगर पैसा नहीं मिला तो कंपनी के मर्जी कितने दिनों तक वो उसे डेटर्स के रूप में जिंदा रखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर कंपनी किसी भी प्रकार के एसेट खरीदती है तो एसेट का ओरिजिनल प्राइस उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहना जरूरी है। अब यह कहाँ काम आता है? एमएसएमई के क्लासिफिकेशन करने के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम के क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर निर्भर करती है और ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसके ओरिजिनल प्राइस होता है, ना कि डिप्रिसिएटेड प्राइस। मशीन कितनी पुरानी हो चुकी है उसका अंदाजा लगाने के लिए कैसे? ग्रॉस ब्लॉक निकाल के। हर ऑडिटेड बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के लिए एक अलग से शेड्यूल रहता है। उसका मेनली 3 हिस्सा होता है। ग्रॉस ब्लॉक यानी एसेट्स के ओरिजिनल वैल्यू, डिप्रिसिएशन यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक कितना डिप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज की गई थी, नेट ब्लॉक, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट की कीमत। तो ग्रॉस ब्लॉक अगर ओरिजिनल प्राइस है और नेट ब्लॉक है आपके प्रेजेंट प्राइस, तो इन दोनों के अंतर या रेशियो से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एसेट्स कितनी पुरानी है। बैंकर और कस्टमर के फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ऐसे कई सारे वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस आपके स्क्रीन में है। ये सारे वीडियोस किताबों से काफ़ी हटके हैं, तो आप इन सभी को ज़रूर देखिए। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।